तो जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला करके 8 महत्वपूर्ण नियम आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो 8 महत्वपूर्ण नियम आज आपको बताएंगे, मतलब फिजिक्स के और केमिस्ट्री के दोनों को मिला करके जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, ये नियम के अंतर्गत आते हैं, इनको अलग से तैयार कर लेना। ठीक, तो पहले नंबर क्या है, फिजिक्स का है। ठीक, पहले फिजिक्स देख लो फिर केमिस्ट्री देख लो। ठीक, वीडियो पूरा देखना है, बस ध्यान रहे। तो पहला नंबर क्या लिखा है, कूलाम का नियम। इसका आंसर क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखा गया है F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि लिखा दो स्थिर बिंदु आवेश दो आवेश के है ना आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के दोनों आवेशों के जो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए जो ये आप निशान जब हटाओगे ना तो इसके जब क्या हो जाएगा 1/4πε0 जुड़े मतलब लग गया है, यानी कि के रहा के का मान ये होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये रहा कूलाम के नियम, 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा मेरे भाई, 5 नंबर का आता है। अब आप समझ लो, आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक, तो कूलाम के नियम देख लिया। अभी इसके बाद गॉस के नियम, एम्पियर के नियम, किरचॉफ के नियम, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हेनरी के नियम, राउल्ट के नियम है ना, कोलराउस के नियम, उसको भी बताएंगे इसी वीडियो में। 8 महत्वपूर्ण नियम है, पूरा देखना है। ठीक, चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नियम क्या है। दूसरा नंबर क्या लिखा है, गॉस के नियम। गॉस के नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मैंने क्या बोला, किसी बंद पेड़ से, देखिए कोई बंद पेड़ से मेरा किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या बोला मेरे भाई, किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। फिर क्या लिखा है, उस पेड़ से परिबद्ध, जब बोले उस पेड़ से परिबद्ध तो यहाँ बराबर निशान लगाओ। ठीक, उस पेड़ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का मतलब होता है गुणा 1/ε0 होता है। इसमें क्या कहते हैं, गॉस के नियम कहते हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ गया मेरा कहना ना। तो इसका सूत्र की बात की जाए मेरे, तो इसका सूत्र क्या होता है, φE बराबर Q/ε0। ये रहा सूत्र। ठीक, तो किसी बंद पेड़ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पेड़ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, उससे हम गॉस के नियम कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। ये आपका 3 नंबर या 5 नंबर पूछाएगा। 8 नंबर में आपको तब पूछाएगा जब ये बोला जाएगा गॉस का नियम लिखिए तथा गॉस के प्रमेय की सहायता से इसका व्यंजक लिखिए, प्राप्त कीजिए। ठीक, तब पूरा 8 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर आएगा। अगर पूछता है गॉस का नियम लिखिए या परिभाषित कीजिए, गॉस कैसे कहते हैं परिभाषित कीजिए सूत्र सहित, तो आपको इतना लिखते हो 3 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर मिल जाएगा। हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर भाई, 3 नंबर का है। ठीक, तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट। अब चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर। बात करते हैं तीसरा में क्या लिखा है। तीसरा में क्वेश्चन लिखा है एम्पियर के नियम से आप क्या समझते हैं, ये भी 3 नंबर का आता है। ठीक, एम्पियर के नियम किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई कि किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, मैंने क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। सिंपल है, ज़्यादा समझने की भी जरूरत नहीं कि समझाना पड़ जाए तुमको, बहुत आसान है कि एम्पियर नियम किसे कहते हैं। 3 नंबर का आता है। तो किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का मतलब होता है गुणा, वही U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक, तो φ × BDL बराबर U0 × I, ये रहा सूत्र। ठीक है, तो इसको करना क्या है, तैयार करना है। तीसरा नंबर भी कंप्लीट, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट नियम है ये सब। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्या है। बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है, चौथा नंबर लिखा है ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम कैसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। ठीक, ओम वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I, फिर से सुन लो कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर होती है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। ठीक, मैंने क्या बोला कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार पर मैंने क्या बोला कि ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो, है ना मेरे भाई। ठीक, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। तो V है ना समानुपाती I के, ये चिन्ह जब हटाओगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये हटाओगे तो R जुड़ जाएगा, नियतांक जो कि RI है ना, R को रोक लिया है तो V के नीचे चला जाएगा I। ये रहा सूत्र, ओम का सूत्र। ये तो होता है कि R बराबर V/I। अभी कंपेयर भाई। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है भाई, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 नंबर में लिखा है किरचॉफ के नियम किसे कहते हैं। ठीक, तो किरचॉफ के नियम के अंदर 2 नियम आते हैं। जैसे कि प्रथम नियम आता है, तो प्रथम नियम में क्या लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच जगड़ती योग 0 होता है। मैंने क्या बोला, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच जगड़ती योग 0 होता है, उससे हम
है ना किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो सिग्मा आई बराबर 0 है ना मेरे भाई। तो ये आपको करना क्या है, इससे चित्र बनाना है, ठीक मेरे भाई। तो ये आपको चित्र बनाना होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे बिंदु बीचों बीच में क्या है, बिंदु संधि, ठीक। I1 वाली जो धारा है ऊपर से आ रही है ना, फिर आपको क्या है I2 आ रही है उसके बगल, फिर I3 जा रही, I4 जा रही, I5 देखो गई अंदर, I6 भी गई, I7 बाहर की ओर भाग रही है, I8 जो है बाहर की ओर। ध्यान देना है यहाँ पर लिखना होगा संधि, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जंक्शन। अब ध्यान देना I1 के बाद क्या था I2, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब देखिए जो धारा बाहर जा रही है वो माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा I3, देखो I4 भी बाहर की लगा, तीर बाहर लगा ना, तो I4 का जगह माइनस का I4 हो जाएगा, ठीक। प्लस I5 क्या है, अंदर की ओर लिखा है तो I5 कर दिया। अब आपके दिमाग में सर यहाँ इसको क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर I5 तक ही क्यों लिखा, I8 तक क्यों नहीं लिखा, तो मेरे भाई चाहे वहाँ तक लिखो चाहे यहीं पर रोक दो, कोई बात है की है, ठीक। तो मैं यहीं पर रोक दिया है, ठीक। चाहे तो I6 भी लिख सकते हो प्लस में, ठीक। फिर I7 लिख दो माइनस के, फिर I8 लिख दो माइनस के बराबर, तब 0 लिखो चाहे यहीं पर रोक दो, ठीक। तो समझ गए ना, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 रोक लिया। अब जो माइनस वाला चिन्ह है वो बराबर के इधर भेज दिया, तो I3 प्लस I4 के। इससे साफ जाहिर होता है कि सिग्मा आई के मान जो है 0 की हो जाता है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम बस इतना ही करना है। इतना कर देते हो तो डायरेक्ट 5 नंबर आता है, मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय में लिखते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं द्वितीय नियम, यानी जिसे बोलते हैं बंधजाल का नियम। द्वितीय नियम क्या लिखा है, द्वितीय नियम लिखा है बंधजाल का नियम। देखिए पहली बात तो करना क्या है, चित्र बनाना है ABCDEF, ठीक। अब ए वाली लाइन पे क्या लिखा है R1 I1। देखिए तुमको बता दूं, अगर समझ में इस वीडियो में नहीं आ रहा तो इसकी वीडियो के नीचे की लिंक लगी है, उस वीडियो को जाके देख लेना, उसमें हमने अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर समझा रखा है, ठीक। 8 महत्वपूर्ण नियम, तो ध्यान रहे व्हाइट बोर्ड पर समझा रखा है। अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देख लेना जाके, लिंक लगी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। उसमें और अच्छे से समझाया हूँ, ठीक, व्हाइट बोर्ड पर। बाकी तो समझ ही लो, इसको समझाए हो सकता है समझ जाओ, ये सब याद कर रखा हो आपने, हो सकता है आपने याद कर रखे हो अच्छे से पहले से ही। तो यहाँ पर क्या है, A है, B है, C है, D है, E है, F। इसको नक्शा को अपने दिमाग में छाप लो, ठीक। 4-5 बार लिखोगे वो छप जाएगा। R1 I1, ठीक, E1 R2 I2 E2 R3 I1 प्लस I2। यहाँ पर क्या लिखना है कि बंद जाल ABCDA में, ध्यान है कि यहाँ कितनी संख्या रहा है, 1 2 3 4 5 रहा है, ठीक। यानी कि ABCDA पूरा झाँपना है, A से लेकर DA तक, ABCD, यहाँ पर रोक नहीं देना, फिर ले जाओ A। अब इसके अंदर क्या लिखना है, I1 है R1 है, I1 R1 हो जाएगा। भाई इसके अंदर इस लाइन में क्या है, I1 R1 है ना, माइनस इस लाइन से चल रहे हो फिर ये लाइन में हो, तो I2 R2 मिला, I2 R2 लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे माइनस लगाना, ठीक। बराबर क्या करना है E1 माइनस E2, यही कर दिया तो समीकरण क्या बन जाएगा आपका, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। फिर क्या लिखना है कि बंद जाल CDEFC में, यानी कि नीचे वाला CDEFC में, यानी कि चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CFEDC में, लेकिन तुम ऐसे लिखो CDEFC में, ठीक। अब इसमें क्या क्या चीज़ मिल रही है, देखो इस लाइन पे चल रहे हो ना, तो I2 मिला R2 मिला, फिर इसके बाद नीचे जब आए तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है E2 लिखा है, ये कौन सा हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा मेरा, ठीक। अब करना क्या है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के, बस इतना कर देते हो, कंप्लीट हो गया द्वितीय नियम। बंधजाल जो द्वितीय नियम बंद पास वाला नियम है वो हो गया आपका, ठीक। तो इतना ही करना था, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम समाप्त हो गया है। इतना करने के बाद आपका 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के 2-3 महत्वपूर्ण नियम, ठीक, उसको देख लेते हैं। कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, कोलराउस के नियम किससे कहते हैं, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट नियम है, केमिस्ट्री के अंदर कहता है, आ गया, ठीक। केमिस्ट्री में आ गए हैं आप लोग, ठीक, हम लोग केमिस्ट्री में आ गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलक चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन। मैंने क्या बोला कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूलक चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मूलक चालकता के योगफल के बराबर होता है। इससे हम या फिर उसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं, ठीक है भाई। ये रहा आपका सूत्र कि है ना, अनंत मतलब इनफाइनाइट का निशान है, नीचे m का मतलब होता है मूलक चालकता, n प्लस क्या है धनायन संख्या है, n माइनस क्या है ऋणायन संख्या है, ठीक। कोलराउस के नियम किससे कहते हैं, इतना लिखने के बाद फिर लिखना होगा आपको अनुप्रयोग। जब तक अनुप्रयोग नहीं लिखते हो जब तक नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा। अनुप्रयोग कम से कम 2 लिखना है, वो भी आसान जो आपको याद हो जाए तुरंत, ठीक। अनुप्रयोग में पहला नंबर क्या लिखा है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूलक चालकता। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा की गणना, ठीक है भाई। तो अनुप्रयोग बता दिया, ये दोनों। अब आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा कि कोलराउस के नियम कैसे कहते हैं। आपने परिभाषा भी लिख दिया, सूत्र भी लिख दिया, किससे क्या लिखते हैं वो भी लिख दिया, अनुप्रयोग भी लिख दिया, ठीक। तो मेरे भाई समझ गए ना। चलिए बात करता हूँ इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब 7वां क्वेश्चन क्या लिखा कि राउल्ट के नियम कैसे कहते हैं, ठीक। राउल्ट के नियम किससे कहते हैं, प्रभुत्व कीजिए सूत्र सहित और उसका अनुप्रयोग सीमाएं सहित, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित। मैंने क्या बोला कि हेडिंग डालना होगा राउल्ट के नियम, अच्छी पेन से, ठीक, ब्लैक पेन से, फिर उसके नीचे नीली पेन से लिखना
लिखना है, मतलब कि आपको ब्लू पेन से लिखना है। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज यानी मोल अंश के समानुपाती होता है, उससे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि P बराबर P0A XA प्लस P0B XB। ये रहा आपका सूत्र, ये रहा आपका राउल्ट के नियम की सीमाएं यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, लिखना है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं कैसे कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने क्या लिख दिया, परिभाषा लिख दिया उसका, ये सूत्र लिख दिया। अब आपको हेडिंग डालना होगा राउल्ट के नियम की सीमाएं, इनकी कम से कम 2 या 3 सीमाएं तो लिखना आप कंपलसरी है। वो सीमाएं लिखो जो आपको आसान हो याद करते बने, जैसे कि हम तुमको बता रहे हैं वो आसान है। पहले नंबर क्या लिखा कि यह नियम केवल अति तनु विलयनों का करता है पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या लिखना कि एनटीपी पर दोनों घटक आवापशील होते हैं। एनटीपी का फुल फॉर्म करता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य ताप दाब। मैंने क्या बोला कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य ताप दाब। ये रहा राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है भाई, चलिए अब बताता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखा है 8वें में क्वेश्चन लिखा है कि सबसे लास्ट वाला हेनरी के नियम कैसे कहते हैं। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंतर्गत ये भी आता है, कई बार पूछा जा चुका है। जैसा आंसर क्या लिखना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब में समानुपाती होता है, गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं। मैंने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी के नियम कहते हैं। ठीक है भाई, अब करना क्या है, लिखना क्या है, एम समानुपाती ए, एम समानुपाती पी। ठीक, एम समानुपाती जब निशान हटाओगे तो के जुड़ जाएगा, एम बराबर के पी हो जाएगा। एम क्या है आपका, देखिए आप लाइन गई है ना, एम घुली हुई गैस की मात्रा है, एम क्या बोलते हैं, घुली हुई गैस की मात्रा है ना। के को क्या बोलते हैं, समानुपाती स्थिरांक। पी को क्या बोलते हैं, साम्य पर गैस का दाब। जी हाँ दोस्तों, ये आपका हेनरी के नियम कंप्लीट हो गया, मतलब 8 के 8 महत्वपूर्ण नियम बता दिया। और कोई महत्वपूर्ण नियम नहीं है फिजिक्स में, 5 महत्वपूर्ण नियम जो कि एम्पेयर के नियम, गॉस के नियम, किरचॉफ के नियम, कूलॉम के नियम है ना, एम्पेयर के नियम, ये बायो-सेवर्ट के नियम, ये सब बता दिया आंसर सहित। बाकी केमिस्ट्री में क्या है, राउल्ट के नियम, हेनरी के नियम, कोलराउस के नियम, बस 8 महत्वपूर्ण नियम फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके है। बाकी और कोई हाई भी है तो वो जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, मेरा कहना समझ गए ना। अगर आपको याद ही करना है तो इसमें फैराडे का प्रथम नियम याद करना है, अपघटन वाला जो है ना केमिस्ट्री में। बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो रहता है वो परिभाषा के अंतर्गत आता है, नियम वाला खत्म का हमने। ठीक, बाकी हम कल अंतर वाली वीडियो लाएंगे, मतलब केमिस्ट्री की 5 महत्वपूर्ण अंतर वाली जो वीडियो आएगी कल आंसर सहित। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मैं देख कर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।